इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। जैविक खादों से मिट्टी का सुंदर रूप श्रृंगार करें, स्वास्थ्य सुधारें, धरती माँ का उत्तम पैदावार करें, गौ गोबर गौमूत्र मठा से कीटों का संहार करें, पर्यावरण प्रदूषित ना हो, जीवों पर उपकार करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं किसान भाइयों बहनों और तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम किसानवाणी की चौपाल में। स्वीकार कीजिए हेमा विश्वकर्मा और रीता नामदेव की राम राम। रीता बहन, आपको भी हमारी राम राम। राम राम हेमा बहन, राम राम। हेमा बहन, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने इतनी सुंदर पंक्तियां कही। इन सुंदर पंक्तियों से ऐसा लगता है कि आज आप जैविक खाद के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। हाँ रीता बहन, सही समझा आपने। और ये तो हम सभी जानते हैं ना कि मिट्टी ही हमारे जीवन का आधार है और इसी मिट्टी से हमारा भोजन, अनाज, फल, सब्जियां और जीवन की हर आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसलिए मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ हेमा बहन, बात तो सही कही, लेकिन आज अधिक रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य पर है ना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ। उसकी गुणवत्ता जो है वो दिनों दिन गिरती जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि एक बार फिर से प्रकृति की ओर लौटने की। जी हाँ रीता बहन, और इसका सबसे अच्छा उपाय है जैविक खाद का प्रयोग। और यह प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती है। हाँ। गोबर, सूखे पत्तों, फसलों के अवशेषों और कीचुओं द्वारा बनाया गया वर्मी कंपोस्ट। बिल्कुल, और ये हमारी फसलों को प्राकृतिक रूप से मजबूत और पौष्टिक बनाती है। हाँ रीता बहन, इसी कड़ी में होगी हमारी आज की बात, केंचुआ खाद का महत्व एवं खेती में केंचुओं का योगदान, इस विषय पर। साथ ही होगा आज का हमारा मेहमान क्रम में आज ग्राम कुदवारी, जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान दिलीप विश्वकर्मा जी से फराज की खेती पर होगी रीता नामदेव की बातचीत। इसके साथ ही किसान भाइयों, कार्यक्रम में होगा मनोरंजन क्रम, जिसमें हम श्रोताओं को सुनवाएंगे लोकगीत और भजन। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस हरिहर वंदना से। खन पित वसन खनहि बग छला भल हर भल हरि भल तुअ कला भल हर भल हरि भल तुअ कला। धन भिख मांगिए डमरू बजाए
भल हरि 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 भल तुअ कला भल हरि हर हर भल हरि 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 भल तुअ कला खन गोविंद भय लिया महादान खन गोविंद भैलिया महादान खन ही भसन भरु काट भोकान काट भोकान भल हरि हर हर भल हरि 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 भल तुअ कला भल हरि हर हर भल हरि 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 भल तुअ कला धनई विद्यापति विपरीत वाणी धने विद्यापति विपरीत वाणी ओ नारायण ओ सुरपाणी ओ सुरपाणी भल हरि हर हर भल हरि किसान भाइयों, अभी आपने सुना विद्यापति की आवाज़ में ये भजन। और श्रोताओं, अब समय है आज की बात का, जिसका विषय है केचुआ खाद का महत्व और खेती में केचुआ का योगदान। किसान भाइयों, वर्तमान समय का और जैविक खेती का संबंध खेती में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल तरीके से बढ़ते महत्व से है। वर्तमान समय में रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जैविक खादों की मांग और उपयोग बढ़ रहा है। किसान भाइयों, जैविक खाद मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाती है, उसे पोषण देती है। इसी के अंतर्गत आज की बात करेंगे केंचुआ खाद के महत्व और योगदान पर। किसान भाइयों, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि मिट्टी परीक्षण के साथ साथ रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए। जी हाँ रीता बहन, जैविक खादों में केंचुआ खाद का बहुत अधिक महत्व है। केंचुआ खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और इसके अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ये पोषक तत्व ही उर्वरक गुण होते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी में कार्बनिक यौगिकों को मिलाने से इसकी संरचना में सुधार होता है, जिससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ती है। मिट्टी में वायु का संचार बढ़ता है, जो मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाते हैं। जी हाँ, केंचुआ खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है और जैविक कृषि खादों में मृदा कार्बन होता है, जो पोषक तत्वों के विघटन और चक्रण के लिए जिम्मेदार लाभदायक बैक्टीरिया का समर्थन करता है। ये पौधों के लिए लाभकारी है। किसान भाइयों, इसके उपयोग से फसलों में रोगों और कीटों के प्रति रोग रोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे रोगों और कीटनाशियों का प्रयोग भी कम से कम होता है। केंचुआ खाद में पोषक तत्व धीरे धीरे उपलब्ध होते हैं, जिससे पौधों के ज़रूरत के अनुसार पोषण मिलता है, साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। बिल्कुल। और रीता बहन, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये इन खाद से जो है कीटों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, आइए जानते हैं केंचुआ खाद बनाने में केंचुओं की कुछ प्रजाति के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं आइसिनिया फोर्टिडा प्रजाति के केंचुओं की। केंचुआ खाद बनाने में इसका बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। इनके रूप रंग के आधार पर इन्हें लाल केंचुआ, गुलाबी बैंगनी केंचुआ, टाइगर वर्म और बैंडिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, ये केंचुए सतह पर रहने वाले स्वभाव के होते हैं और कम से कम मिट्टी खाते हैं, जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं और तापमान और आर्द्रता को सहन करने वाले भी होते हैं। नए वातावरण के अनुकूल जल्दी ढल जाने की क्षमता भी ये रखते हैं और इसी कारण इनका उत्पादन रख रखाव बड़ा आसान होता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं आइसिनिया एंड्रिया प्रजाति के केंचुओं की। ये सामान्य रूप से लाल रंग के होते हैं। इनके सभी गुण आइसिनिया फोर्टिडा केंचुए की प्रजाति के जैसे ही होते हैं। पेरियोनिक्स एक्सकेविटिस प्रजाति के केंचुओं का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। इनके शरीर का ऊपरी भाग गहरे बैंगनी से लालिमा युक्त भूरा और निचला भाग पीला होता है।
और किसान भाइयों, इनका जीवन चक्र 46 दिन और वृद्धि दर 3.5 मिलीग्राम प्रतिदिन की होती है। इनके शरीर का वजन अधिकतम 600 मिलीग्राम होता है और ये लगभग 21 से 22 दिनों में वयस्क होकर 24वें दिन कोकून बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं यूडिल यूजीनी केचुए प्रजाति की। इसे रात में रेंगने वाला केचुआ भी कहा जाता है। खाद बनाने वाले केचुओं में यह केचुआ सबसे तेज वृद्धि करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इलाकों में किया जाता है। इसका रंग भूरा और लालिमा युक्त होता है। इसके पाचन क्षमता और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, लुम्ब्रिकस रूबिलस केचुए की ये प्रजाति बहुत नमी और कार्बनिक पदार्थों वाले स्थानों में पाई जाती है, इसलिए इसे रेड मार्स वर्ग भी कहते हैं। इनके शरीर का पीछे का भाग लालिमा युक्त बैगनी और पीले रंग का होता है और ये उत्सर्जन क्रियाएं गहराई में करता है। इनका जीवन काल 1 से 2 वर्ष का होता है। जी हाँ रीता बहन, केचुआ जो है किसानों का अभिन्न मित्र माना जाता है और मित्र के साथ साथ ये हलवाहा के रूप में भी जाना जाता है। कृषि के टिकाऊपन में केचुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। केचुए मिट्टी के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को खाकर मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता बनी रहती है। ये कृषि योग्य भूमि में प्रतिवर्ष 1 मिलीमीटर मोटी सतह का निर्माण कर देते हैं और कई प्रकार से उपयोगी और लाभकारी हैं। इन्हीं सब कारणों से तो हेमा बहन, जो केचुए हैं ना, उनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसान भाइयों, पहले हम बात करें भूमि की भौतिक गुणवत्ता सुधार की, तो केचुए भूमि में उपलब्ध फसल अवशेषों को भूमि के अंदर तक ले जाते हैं। इन अवशेषों को खाकर खाद के रूप में बदल देते हैं और विष्ठा को रात में सतह पर छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी में वायु की संचार जो है ना वो बढ़ जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, केचुए द्वारा निरंतर जुताई व उलट पुलट के कारण स्थायी मिट्टी कणों का निर्माण होता है। मृदा संरचना में सुधार आता है। वायु संरचरण में भी सुधार होता है, जो मिट्टी में जैविक क्रियाशीलता, ह्यूमस निर्माण और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, इस तरह भूमि की संरचना सुधरने के बाद भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। मृदा ताप संचरण और सूक्ष्म पर्यावरण के बने रहने के कारण फसल के लिए मृदा जलवायु भी अनुकूल बनी रहती है। जी हाँ किसान भाइयों, केचुआ खाद से भूमि की रासायनिक गुणवत्ता और उर्वरता में भी सुधार होता है। पौधों को अपनी बढ़वार के लिए पोषक तत्व मिट्टी से ही मिलते हैं। इन पोषक तत्वों का मूल स्रोत मृदा के पैतृक पदार्थ यानी कि फसल अवशेष और सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनकी सम्मिलित प्रतिक्रिया से पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। और हेमा बहन, केचुओं के द्वारा जो खाद बनाई जाती है ना, वो पौधों के लिए, फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। किसान भाइयों, जैविक अवशेष पहले सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए जाते हैं। इसके बाद अर्ध अपघटित अवशेष यानी जो अपघटित नहीं हो पाते हैं, आधे रूप से हो पाते हैं, केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट में बदल जाते हैं। इस तरह सूक्ष्म जीवों और केंचुओं के सम्मिलित अपघटन से जैविक पदार्थ उत्तम खाद में बदल जाते हैं, यानी अच्छी खाद में बदल जाते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की बात, केंचुआ खाद का महत्व और खेती में केंचुओं का योगदान। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं।
यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। इस संदेश के बाद किसान भाइयों, अब समय है मेहमान क्रम का। मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं ग्राम कुदवारी, जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान दिलीप विश्वकर्मा जी, जिनसे फर्राज की खेती पर बात की है रीता नामदेव ने। आइए सुनते हैं ये मेहमान क्रम। सभी किसान भाई बहनों को रीता बहन की राम राम। रसोई घर हो या खेती किसानी, बिना सब्जियों के दोनों ही अधूरी होती हैं। जैसा कि नवंबर का महीना शुरू हो गया है और इन दिनों हमारे किसान भाई बहन रबी मौसम की फसल लगाने के साथ साथ खेत में तरह तरह की सब्जी भाजी लगाने का काम भी शुरू कर देते हैं। सब्जियां पौष्टिकता से भरपूर होती हैं और इन दिनों इन्हें लगाकर हमारे किसान भाई बहन अच्छा लाभ भी लेते हैं। और आज मेहमान क्रम के अंतर्गत हमारे साथ हैं ग्राम कुदवारी, जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान दिलीप विश्वकर्मा जी, जो इन दिनों खेत में हरी सब्जियां लगाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कैसे खेती किसानी करते हैं और क्या काम इस समय खेत में चल रहा है। भैया राम राम। सबसे पहले तो रीता दीदी को राम राम और मेरे सभी किसान भाई बहन को मेरी राम राम। पहले तो अभी मेरे खेत में गेहूं की तैयारियां हो रही हैं और थोड़ी सी सब्जियां लगी हुई है। जो सब्जी फराज लगाया हुआ मैंने अभी, जो 1.5 महीने की फसल है, 1.5 महीने में चालू हो जाती है और 2.5 से 3 महीने के बाद खत्म हो जाती है। भैया, जैसा कि आपने कहा कि इस समय आपके खेत में बीन्स यानी फर्राज की फसल लगी हुई है, तो भैया इसके अलावा भी आप और कोई फसलें लेते हैं? जी दीदी, इस समय में अभी गेहूं की तैयारियां चालू है
इससे पहले मैंने टमाटर और बैगन की फसल भी लिया हूँ और हर मौसमी सब्जियां भी लगाता हूँ मैं। भैया बीन्स यानी फर्रास ये खाने में बड़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है और जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने खेत में अभी फर्रास लगाया है, तो भैया इसकी खेती कब और कैसे की जाती है, इसके बारे में हमारे किसान भाई बहनों को भी बताइए। सबसे पहले तो दीदी इसकी खेती करना बहुत ही आसान है और इसकी बुआई लगभग मैंने अक्टूबर महीने में ही कर दी थी और खेत में साधारण सी जुताई करके सार खींच के इसे लगा सकते। भैया इसके बीजों की बुआई आपने खेत में किस प्रकार की थी, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जी दीदी, इसके बीजों को 1-1 फीट की दूरी पर 2-2 बीज लगाए जाते हैं जो कि लगभग 1 एकड़ भूमि में 7 से 8 किलो जाते हैं और बुआई अपन साधारण हाथों से कर सकते हैं इसकी। भैया फर्रास की कितने प्रकार की किस्में आती हैं? देखिए दीदी, फर्रास की बहुत सी किस्में हैं जो कि बाज़ार में देखने को मिलती है और किसान भाई अपनी पसंद और खेत की मिट्टी के हिसाब से इसे लगा सकते हैं। दीदी जैसे मैंने अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से अभी साधारण ऊंचाई वाली किस्म के बीज लगाया हूँ। इसमें एक बेलदार किस्म भी आती है जिसे भी किसान भाई लगा सकते हैं, जिसे ड्रिप मल्चिंग से लगाया जाता है। ये बेलदार होती है तो खेतों में बांस लगाकर रस्सियों से सहारा दिया जाता है। भैया जैसा कि आपने कहा कि फर्रास की फसल 2.5 से 3 महीने की होती है, तो पूरे समय में फसल में हमें कितनी बार सिंचाई करना पड़ता है? दीदी पूरी फसल में लगभग 8 से 10 बार इसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस बार बारिश अधिक होने के कारण सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मेरी फसल अभी 15 से 20 दिन की हो गई है तो मैंने अभी 2 से 3 बार सिंचाई कर दी है। भैया आपके खेत में सिंचाई के क्या साधन हैं और फर्रास में आप सिंचाई किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। दीदी सिंचाई के लिए मेरे खेत में बोर है। यानी भैया सिंचाई के लिए आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। जी, और मैं ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करता हूँ। भैया अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है फलियों की। तो फर्रास के पौधों में फलियां कितने दिन में आने लगती हैं और भैया इसकी तोड़ाई में आप क्या क्या सावधानियां रखते हैं? दीदी बुआई के लगभग 45 से 50 दिन में इसकी फलियां आने लगती है और पूरी फसल से लगभग 3 से 4 बार इसकी तोड़ाई कर सकते हैं और 8-8 दिन के अंतराल में इसको 3 तोड़ाई होती है जो कि तीनों तो 8-8 दिन के अंतराल में इसको हम तोड़ सकते हैं। जी भैया। और फलियां जब नरम और हरी हो तभी इसकी हम तोड़ाई कर लेना चाहिए। ऐसा करने से फलियों की क्वालिटी अच्छी रहती है और बाज़ार भाव भी अच्छी मिलने लगती है। दिलीप भैया आपने फर्रास की फसल पर हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। भैया आप चलते चलते आप हमारे किसान भाई बहनों से क्या कहना चाहेंगे? दीदी मैं अपने सभी किसान भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि भैया अपने छिंदवाड़ा ज़िले की ज़मीन बहुत ही अच्छी है और किसानों को समय समय पर फसलों को बदल कर लगाते रहना चाहिए। इससे फसलों का चक्रण भी होता रहेगा और हमारी ज़मीन भी उपजाऊ बनी रहेगी। जी भैया बहुत बढ़िया संदेश आपने हमारे सभी किसान भाई बहनों को दिया और कार्यक्रम में हमें अपना अमूल्य समय भी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरा भी राम राम। श्रोताओं अभी आपने सुना मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम कुदवारी जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील कृषक दिलीप विश्वकर्मा जी से फर्रास की खेती पर रीता नामदेव की बातचीत। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं ये संदेश। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद हिमा बहन, चलिए अपने सभी किसान भाई बहनों को एक बार फिर से सुनवाते हैं ये बढ़िया सा गीत दया भार्गव और साथियों की आवाज में। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी वादे के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। मैं हेमा बहन और मैं रीता बहन कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।